बढ़ाया कदम अपने आगे। कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के अलग प्रोसीजर हैं। मैंने तो उनको डायरेक्टली ईमेल किया था, तो उस इंटरव्यू में हमने अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जो हमने अपने पीएचडी के दौरान काम किया है। तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट कितने मंथ लग जाते हैं? अप्लाई करते हो तो आपके पेपर्स को वो स्टडी करते हैं। हाँ, मैंने 3 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, तो उसको मैं डोरा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो अभी यूएस का वीज़ा पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं जो स्पेशली पोस्टडॉक के लिए बात करेंगे तो हमें 2 कैटेगरी का वीज़ा इशू होता है कि प्रोसेस सेम है, आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ता है, इंटरव्यू उनका इसी पे उनका अगला क्वेश्चन भी आता है। फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में डाल देते हैं ऐसा? तो एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा भवन है, यहाँ से गुजरो तो आपको लगता है कि आपको अपना सा फील होता है इस कैंपस में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं गौरव आज एक नए वीडियो के साथ हूं और हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार यादव सर हैं। और सर ने अभी हाल ही में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की है और आईआईटी रुड़की का पूरा सफ़र हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और सर को पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी भी मिली है जो कि यूएस में है और उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोग के लिए, तो बने रहिएगा वीडियो में। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू गौरव फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका जो परिचय है वो ब्रीफ में बताइए, क्योंकि आपने अभी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, तो आपका क्या रिसर्च डोमेन था और क्या आपने रिसर्च की है? गौरव, मैंने अपनी पीएचडी में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पीएचडी की है और मेरा डोमेन रहा है फटीग लाइफ एस्टिमेशन ऑफ एल्युमिनियम एलॉय दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स। जी। तो जो एयरक्राफ्ट में डिफरेंट पार्ट्स में एल्युमिनियम यूज होता है उसकी क्या फटीग लाइफ है, क्योंकि जब वो ऑपरेट होता है तो उसका थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल लोडिंग लगती है उस दूरिंग जी। अपने फ्लाइट दौरान। तो हमने उस कंपोनेंट की स्पेशली पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की एक फटीग लाइफ स्टडी की है। ओके। तो जो कि मैंने पूरे कैरियर में मतलब अपने पीएचडी कैरियर में ये स्टडी की है और उसके बेसिस पे मैंने अपने पीएचडी को एक्वायर किया है। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, क्या चैलेंजेस आए पीएचडी के दौरान, वो मैं जानना चाहूँगा। पूरे पीएचडी के दौरान तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो बहुत रहते हैं कि जब आप शुरू करते हो पीएचडी तो आपके पास कुछ होता नहीं है सोचने समझने को कि कहाँ से शुरू करें, जी। क्या आगे होगा, कितने चैलेंजेस आएंगे इसमें और फिर मैं कैसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ। तो मैंने शुरू किया, कुछ खुद बढ़ाया कदम अपने आगे, कुछ अपने सुपरवाइजर से कदम बढ़ाया मिलके, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट किया लाइफ में, फिर अपने आप काम धीरे धीरे बढ़ता गया। जी। और ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि अप्स एंड डाउन तो आते हैं किसी भी चीज़ को शुरू करने में। जी। और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा जो आपको पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटी मिली है वो क्या है और कैसे आपको मिली है? पोस्ट डॉक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पोस्ट डॉक के बारे में जितना हम जानते हैं और जितना नहीं जानते हैं वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। क्योंकि पोस्ट डॉक अचीव करने के लिए कई मतभेद हैं लोगों के बीच में। जो कुछ लोगों का मानना है कि आपके पेपर बहुत होने चाहिए, जबकि ये सच नहीं है। अगर आपके पीएचडी के दौरान पेपर कम है तब भी आपको पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, अच्छे कंट्रीज़ में मिलती है, लाइक यूएस, कनाडा, यूरोप में मिलती है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को उन्हें बताना पड़ता है एम्प्लॉयर के कि आपको क्या आता है, क्या आपकी स्किल्स है, जी। क्या आपको आती, तभी वो आपको एक्वायर करेंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली कई प्रोसेस होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या उनके स्टेप्स, क्योंकि यूरोप के अलग प्रोसीजर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अलग प्रोसीजर हैं और कनाडा के अलग प्रोसीजर्स हैं। जी। ठीक है। अभी आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटी मिली है? मुझे हाल ही में ऑबर्न यूनिवर्सिटी जो कि अलाबामा स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, जी। उसमें पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उसमें मैंने 2 प्रोसीजर होते हैं। मैंने एक खुद तो होता है कि अगर आप कोई वैकेंसीज़ हैं तो उसके तहत आप अप्लाई करते हो तो आपको वो पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी शॉर्टलिस्ट होते हो, इंटरव्यू होता है, अगर आपको चांस मिला तो आप सेलेक्ट हो जाते हो। दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप खुद डायरेक्टली अप्रोच करो जो आपके फील्ड के जो प्रोफेसर हैं, डोमेन्स के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी है, उस पर आप सर्च करो, देखो कि कौन से प्रोफेसर मेरी फील्ड पे काम कर रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग सर्च करते हैं। तो आप डायरेक्टली उनको पर्सनल मैसेज या मेल कर सकते हो, तो उसके तहत मिलता है। तो मैंने तो उनको डायरेक्टली ईमेल किया था, तो अपनी इसमें मैंने अपने ही इंटरेस्ट के बारे में बताया कि मेरा ये एक्सपर्टीज़ है, मैंने ये काम किया है और मैं आपके काम से जो मेरा वर्क है काफ़ी कोरिलेट करता है और अगर मैं आपके लैब में आऊँगा तो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन करूँगा।
तो उनकी तरफ से कुछ फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस, मल्टीपल राउंड्स, ऐसा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करा होगा आपने? हाँ, वो लोग उसके बाद वो लोग हमारे ईमेल्स को देखा उन्होंने, और फिर उन्होंने उन्हें हमारे मेल, हमारा काम करने का जो तरीका था उसको उन्होंने अच्छा लगा, तो उन्होंने एक इंटरव्यू शेड्यूल किया। और वो इंटरव्यू शेड्यूल कराया था उन्होंने। तो उस इंटरव्यू में हमने अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जो हमने अपने पीएचडी के दौरान काम किया है। उसको प्रेजेंट किया, उसको बताया कि हमने इसको ऐसे किया। फिर उसके बाद उनके कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आंसर किया, तो उन्हें लगा कि कैंडिडेट जो है कि हमारे डोमेन्स का है और हमारे लैब के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो उन्होंने बाद में मुझे ऑफर लेटर प्रोवाइड कराया था। ओके। और ये मैं जानना चाहूँगा, ये प्रोसेस विद इन द पीएचडी वर्क आप कंप्लीट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर पीएचडी होने के बाद, डिग्री आपके हाथ में आने के बाद आप ये स्टार्ट करना चाहेंगे? हाँ, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि आपको अगर आप एट द एंड ऑफ द पीएचडी हैं तो आप मेरा मानना है कि आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही एक सही टाइम है जब आपको अप्लाई करना चाहिए। ऐसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय होता है, क्योंकि पोस्ट डॉक का ऑफ़र लेटर मिलने तक काफ़ी वक्त लगता है, तो कि उसमें 2-3 महीने लग जाते हैं। तो आपको 2-3 महीने, अगर आपको लगता है कि आपके 2-3 महीने 4 महीने हैं पीएचडी में, तो आप उसी समय अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट कितने मंथ लग जाते हैं? ये आपने स्टार्टिंग एप्लीकेशन से लेके आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वहाँ तक, मैं वो जानना चाहूँगा। ये करीब 3 to 4 मंथ का प्रोसीजर है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको वहाँ के वीज़ा के बारे में सोचना पड़ता है। और वो वीज़ा का प्रोसीजर थोड़ा ट्रिकी होता है। सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है वीज़ा प्रोसेस में। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको अगर 3, 4 या 5 महीने भी अगर आपके पास हैं बिफोर पीएचडी की, तो आप अप्लाई करना शुरू कर दो। और वो ये नहीं कहते कि आपका पीएचडी होनी ही चाहिए, कि अगर आपके पीएचडी 3-4 महीने में सबमिट होने वाली है थीसिस, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके प्रोसेस अप्लाई करने में आपके रिसर्च पेपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे। कितने मिनिमम होने चाहिए कि जिससे कि इजी टू ग्रैब कर सकें अपॉर्चुनिटी को? हाँ, ये रिसर्च पेपर जो आप अपने पीएचडी के दौरान जो पब्लिश करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही वो आप गो थ्रो करते हैं कि आपने अपने पीएचडी दौरान क्या किया है। और वो हमें ये माने या ना माने, लेकिन वो देखते हैं। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पेपर्स को वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो स्टडी करने के बाद ही आपको वो शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कैंडिडेट ने किस फील्ड पे काम किया है, क्या काम किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर पेपर आपके अच्छे जर्नल में है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और मायने पेपर कितने क्वांटिटी में होने चाहिए ये मैटर नहीं करता है। आपके पास 2 पेपर भी होगा तब भी आपको, अगर आपने अच्छा काम किया है तो हो जाता है, 3 पेपर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप 8-10 भी काम पेपर छाप लो, लेकिन अगर कोई अच्छे पब्लिकेशंस में नहीं है तो चांसेस कम होते हैं। तो मैं थोड़ा वर्क भी जानना चाहूँगा ब्रीफ में, कि आप वहाँ जाके क्या काम करने वाले हैं, या फिर आपका रिसर्च से रिलेटेड आगे एक्सपेंशन है, वो मैं जानना चाहूँगा। हाँ, वहाँ पे मेरा काम बिल्कुल डिफरेंट है। ऑल्दो कि मैं वहाँ पे भी फटीग और फ्रैक्चर का एनालिसिस ही करूँगा, बट अभी तक मैंने अपनी पीएचडी में जो है कन्वेंशनल एल्युमिनियम एलॉय यूज़ किया है। लेकिन मैं वहाँ पे जाके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड पे डिफेक्ट बेस्ड एनालिसिस करूँगा, जो कि आजकल बहुत ही डिमांडिंग एरिया है। किसी भी एयरक्राफ्ट में भी देखा जाए, मरीन में देखा जाए, तो उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांडिंग है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने पीएचडी कोर्स वर्क के दौरान आपने कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जनरली, वो अटेंड की थी जो कि आपको बेनिफिशियल हुई पोस्ट डॉक के दौरान? हाँ, मैंने 3 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, जिनमें से 2 तो मैंने इंडिया में ही की है, और एक मैंने अटेंड की थी पोर्तुगल में 2022 में, जो कि यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रैक्चर पे थी। तो वहाँ पे मैंने अपना वर्क प्रेजेंट किया था। तो ये कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है कि बेसिकली आप अपना काम को लोगों को दिखाते हो कि आपने क्या काम किया है। वो बहुत मैटर करती है आपके पोस्ट डॉक के रिगार्डिंग, इवन आपके जॉब के रिगार्डिंग भी। क्योंकि पेपर पब्लिश करने में क्या होता है कि आपको 2-4-5 रिव्यूअर उसको काम को एक्सेस करते हैं, लेकिन जब आप कॉन्फ्रेंस में अपने काम को दिखाने जाते हैं तो मल्टीपल पीपल वहाँ बैठते हैं, डिफरेंट डोमेन्स के बैठते हैं, तो वो आपके काम को देखते हैं और आपसे इंटरेक्ट करते हैं। तो वो आपके काम की बारीकियों को समझते हैं। तो अगर आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है और नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, तो वो क्या होता है कि आपके चांस ऑफ सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं।
तो जैसे आईआईटी रुड़की की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए? हाँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए हमारे आईआईटी रुड़की में एक फैसिलिटी स्कीम है डोरा, जिसको हमारे डीन ऑफ रिसोर्सेज एंड अलुमनाई एसोसिएशन के थ्रू उसको प्रोवाइड किया जाता है। मैंने उस स्कीम के तहत अप्लाई किया था। तो मुझे डोरा की तरफ से उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था। तो उसको मैं डोरा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी। और इस साथ में मैं वीज़ा प्रोसेस भी जानना चाहूँगा कि आप अभी यूएस का वीज़ा पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, और साथ में आप जो पोर्तुगल गए थे वहाँ पे भी जो वीज़ा प्रोसेस है उसके गोन थ्रू हुए होते, तो पूरी प्रोसेस कितनी लंबी होती है या फिर कुछ चैलेंजेस आते हैं जो कि हर स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स के वीज़ा के बारे में, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होते हैं कि वो वीज़ा लोगों को रिजेक्ट हो जाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपको किस क्लास के वीज़ा मिला हुआ है। वहाँ कई क्लास की वीज़ा ऑफ़र करता है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम स्पेशली पोस्टडॉक के लिए बात करेंगे तो हमें 2 कैटेगरी का वीज़ा इशू होता है। एक होता है J1 और एक होता है H1B। तो J1 क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत होता है, जिसके लिए मास्टर्स की डिग्री होना कंपलसरी होती है। और H1B होता है जिसके लिए PhD डिग्री होना कंपलसरी होती है। PhD इसलिए कंपलसरी होती है क्योंकि H1B वर्क वीज़ा होता है। ये मिनिमम 6 साल के लिए वैलिड होता है, और J1 जो होता है 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो J1 में क्या है कि ये दोनों वीज़ा एम्प्लॉयर ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं, J1 कर रहे हैं या H1B कर रहे हैं। और दोनों वीज़ा में क्या है कि प्रोसेस सेम है। आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ता है, इंटरव्यू आपको यूएस काउंसलर के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है, और इंटरव्यू को आंसर देना पड़ता है। वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिनको आपको आंसर करना पड़ता है। उस आंसर्स के बेसिस पे ही आपको वो वीज़ा इशू होता है। तो मुझे H1B वीज़ा ऑफ़र किया गया है हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से, ऑबर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जो कि मुझे अभी हाल ही में वो वीज़ा मुझे इशू होकर मिला है। तो वो अभी कितने टाइम के लिए वैलिड उन्होंने दिया है, टाइम ड्यूरेशन कुछ? हाँ, H1B मेरा जो वीज़ा है इनिशियली 3 साल के लिए वैलिड है, और उसके बाद वो फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा अगले नेक्स्ट 3 साल के लिए। तो अभी आपने यहाँ पे वीज़ा के बारे में बताया, मैं वीज़ा के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा कि क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे जो पूछते हैं जिससे कि ईजी मिल सके, वीज़ा अप्रूव हो सके, वो सर बताइए थोड़ा। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो काउंसलर आपको पूछते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कि वीज़ा कैटेगरी क्या है। जैसे जो लोग कॉन्फ्रेंस या शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए जाते हैं, बिजनेस वीज़ा के लिए जाते हैं, उनसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको फंडिंग कौन कर रहा है, आपकी फंडिंग कौन कर रहा है, और आप कहाँ जा रहे हो। वो आप वहाँ जा रहे हो, मान लो आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, तो वो कॉन्फ्रेंस आपको कैसे एड ऑन करेगा, वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बताना पड़ता है कि इस कॉन्फ्रेंस की वजह से हमें टेक्निकल कुछ जो रिसर्चर हैं हमारे फील्ड के, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। हम उससे अपने रिसर्च को डिस्कस करेंगे, फिर आके फर्दर अपने इंडिया में आके अपने फिर उसको कंट्रीब्यूट करेंगे अपने वर्क में। तो आपको इस तरह से बताना पड़ता है सो दैट कि वो आपको लगे कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए। और रही बात अदर क्लास से J1 और H1B में, तो उनका बेसिक क्वेश्चन ही होता है कि आप वहाँ जा रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली एरिया है। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपकी सैलरी प्रॉपर नहीं होती है। दूसरी चीज़ पूछते हैं कि आप क्या करोगे, आप वहाँ जाके क्या करोगे। तो आपको बताना पड़ता है कि मैं ये करूँगा, मुझे ये स्किल आती है, और मैं उसके तहत कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगा, मॉडलिंग करूँगा, एनालिटिकल काम करूँगा, और जो कि मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा और साथ साथ एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो वो उनका इसी पे उनका अगला क्वेश्चन भी आता है कि आपके काम से आपके देश को क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके काम को आपके देश में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप बताओगे कि सर जो भी काम मैं वहाँ सीखूँगा वो एट द एंड मैं इंडिया आके इंडिया में ही कंट्रीब्यूट करूँगा। वो चीज़ें मैं, वो एक्सपीरियंस जो वहाँ से गेन करूँगा, जो स्किल, जो एबिलिटी मैं वहाँ से गेन करूँगा, वो आके इंडिया में डिलीवर करूँगा। तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो लोग होंगे, उनको बेनिफिट होंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। और जो मेरा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा, वहाँ से मैं इंडिया आऊँगा तो इंडिया से कोलैबोरेशन बढ़ाऊँगा तो इंडिया की इकॉनमी ग्रो होगी उससे।
तो ये चीज़ें बतानी करना पड़ता है। हाँ, ये कन्विंस करना पड़ता है उनको कि मेरे काम से दोनों देशों को फ़ायदा होने वाला है। और कभी कभी वो ही पूछ लेते हैं कि तुम ही क्यों, आप ही क्यों जा रहे हो उस पोस्ट के लिए। तो आपको बताना पड़ता है कि मेरी जो स्किल्स है वो वहाँ पे लोगों में नहीं है, जो मुझे ये स्किल्स आती है वहाँ पे आपकी स्किल ज़रूरत पड़ती है। जो मैं अभी स्किल की बात कर रहा था कि पीएचडी में लोगों को क्या करना चाहिए, वो स्किल पूछते हैं आपको क्या आती है, जो उस पर आप चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो बहुत ज़रूरी बताना होता है। और दूसरी चीज़ जो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है लोगों का, उसमें कई बातें ये होती है कि लोग कुछ भी बोल आते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। आपको पॉइंट टू पॉइंट बोलना है, आपको वहाँ उसको पढ़ाना नहीं जाना है कि हम ये करेंगे वो कुछ नहीं। शॉर्ट आंसर और टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं जो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। आपको उनके सामने ऐसा नहीं बोलना पड़ता, और कभी भी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी पड़ती उनके सामने, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर स्मार्ट हैं, वो आपको पहचान जाएंगे। आपको पहचान जाएंगे। तो इसलिए आपको उन्हें बरगलाने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज़ समझ में नहीं है, हाँ, जेन्युइन चीज़ बताओ, आपको आंसर देना है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है वीज़ा को मिलने में। तो मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, और एट द एंड आपको वीज़ा वहीं वो अप्रूव कर देते हैं। उनका एक ही स्टेटमेंट होता है कि योर वीज़ा इज अप्रूव नाउ। और कभी कभी कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में डाल देते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, कभी कभी होता है। वो इसीलिए होता है कि आपने ऐसे वर्ड चूज़ कर लिए होते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के दौरान, तो उसको वेरीफाई करने में वक्त लग जाता है। वो उसको वेरीफाई कराते हैं, वो वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से मांगते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे होते हो, क्या काम है, तो हाँ क्या काम है, तो इसलिए वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। हालांकि क्योंकि मैंने भी सुना है काफ़ी स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो आगे जो टाइम पे कॉन्फ्रेंस है वो नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं लोगों के मन में, वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और उसका भी हमें आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और सर से भी रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो मैं सर की भी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर से भी। और सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि यूएस आप नई जर्नी शुरू करने वाले मार्च से, और आगे भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा, आईटी रुड़की के स्टूडेंट्स को आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि ऐसे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाएँ? बस मैं इतना ही कहूँगा, आईटी रुड़की के जितने भी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं या जो अपना पीएचडी ख़त्म करने के स्टेज पर हैं, इतना ज़रूर कहूँगा कि वो अपने काम पे फोकस करें, और कभी ये ना देखें कि मेरा काम हल्का है या मेरा काम इस लेवल का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। काम तो सबके बराबर एक ही जैसे होते हैं, बट मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ से कितना सीख पा रहे हो जी, और आप अपने अंदर कितनी स्किल डेवलप कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। क्योंकि एट द एंड वही आपको आगे ले जाता है, आपकी स्किल ही ले जाएगी। तो आप अपने 4 साल के या 5 साल के कैरियर में कितना चीज़ें सीख पा रहे हो, और उसको कितनी ईजिली उसको आप डिलीवर कर पा रहे हो किसी सामने जो भी इंटरव्यू बैठता है, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जो आप सीखते हो आपको वो बताना ज़रूरी पड़ता है। अगर आप बहुत लोग सीख लेते हैं लेकिन उसको बता नहीं पाते कि क्या चीज़ हमने किया है ड्यूरिंग पीएचडी, वो मैटर कर जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी करो उसको डीप में जाके स्टडी करो कि इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है, और वो फर्दर वो मैकेनिज़्म को आगे बढ़ाओ, तो दैट कि वो आपको आपकी स्किल ऐड ऑन हो उस चीज़ को करके। तो करोगे डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेस होगे, आपको पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आईआईटी रुड़की के कैंपस के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि आपका पूरा ये सफ़र कैसा रहा, आपको कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला है? आईआईटी रुड़की में मैंने जितना भी वक्त यहाँ गुजारा है काफ़ी अच्छा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं अपनी लेबोरेटरी की बात करूँगा, कि जो कि मेरे सुपरवाइज़र ने बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, कि वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती है। टेस्टिंग से रिलेटेड फैसिलिटी है, पीसी से रिलेटेड फैसिलिटी है, जो कि बहुत से स्कॉलर्स के मन में यह था कि पीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। और हमारे लेबोरेटरी में वर्क स्टेशन मिलता है सबको, हर एक पीएचडी स्कॉलर को, और काम करने का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट होता है, तो हम लोग का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, खुशनुमा माहौल रहता है काम करने का। कभी किसी को कोई वो नहीं होता है कि आपको काम ये करना है, आपको नहीं करना, आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप डिस्कस कर सकते हो अपने सीनियर से, अपने जूनियर से। काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ जो कुछ फैसिलिटीज़ जो है कॉलेज ने हमें प्रोवाइड कर रखी है, जैसे इन द इंस्टीट्यूट इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर के नाम पे बहुत सी अच्छी फैसिलिटी हैं, कि अगर आपके लैब में नहीं है कोई फैसिलिटी तो आप वहाँ जाके बुक करके टेस्टिंग करा सकते हो, अपनी एनालिसिस सैंपल्स के एनालिसिस कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी और डिपार्टमेंट में फैसिलिटी है अदर देन आपके डिपार्टमेंट में या मैकेनिकल में हो या मेटलर्जी डिपार्टमेंट में हो, वहाँ नहीं है, कुछ फैसिलिटीज़ आपके फिजिक्स में होती है, केमिस्ट्री में होती है, तब वहाँ भी जाके इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी
सुविधा है जो अदर कुछ IITs में नहीं है इस चीज़। जी। और IIT रुड़की की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है हमें। जब भी आप यहाँ से गुजरो तो आपको लगता है कि आपको अपना सा फील होता है इस कैंपस में, इतना कभी काफ़ी जुड़ाव होता है। आपको जिधर से भी जाना है आपको यहाँ पे मंदिर भी मिल जाएगा, आपको गिरजाघर भी मिल जाएगा, आपको मस्जिद भी मिल जाएगा, सारे तरीके के इन्वायरमेंट है, बहुत से कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। और मैं खेल कूद की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत बड़ा LV शास्त्री स्टेडियम है, जहाँ पे आप अपने मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा भवन है, योगा कर सकते हो, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, मतलब बहुत से अच्छे स्टेडियम हैं जो आप कर सकते हो। मतलब इवन जिम्नास्टिक भी है यहाँ पे, जो आप जिम जा सकते हो, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको और एक कंप्लीट कैंपस को दर्शाता है। इवन यहाँ पे मल्टी एक्टिविटी सेंटर है, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इवन हमें इतनी एक्टिविटीज़ होती है, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में कहीं पता भी नहीं होता कि क्या चल रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको लगा रहता है कि आप एक एकेडमिक से भी जुड़े हो और आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी अटैच रहते हो, और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि आप घर से बाहर आए हो तो आपको अजीब सा लगता है। यहाँ घर जैसा माहौल ही होता है इस हमारे कैंपस में। मतलब बहुत अच्छा कैंपस है। अच्छा। और यहाँ का AQI आप देखोगे तो बहुत कम मिलता है AQI, बहुत पोल्यूशन के नाम पे बहुत कम पोल्यूशन होता है यहाँ पे। इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। तो IIT रुड़की की फैसिलिटीज़ गिनाना बहुत मतलब बहुत टिपिकल काम है उसकी फैसिलिटी गिला पाना। तो यहाँ पर मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। तो और रील्स ऑफ लर्निंग की भी यही सोच है, एक पहल है जो ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस और इंस्पिरेशन वीडियोस आप लोग तक पहुँचा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, और भी वीडियोस मिलते रहेंगे, आपके डाउट भी रहेंगे, उनको भी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव।